पेपर नंबर 4 सीए फाउंडेशन की हम लोग बात करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। ये एक पोर्शन है आपके सिलेबस का, और दूसरा जो पोर्शन है सर है वो है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ये पेपर जो आपका है ये 100 नंबर का है। और आगे बढ़ने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन यहां पे है। मेरा नाम आशीष सचदेव है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं प्रैक्टिस से और एजुकेटर हूं पैशन से। ये बीच बीच में जो लोग आते हैं इनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि कल से अगर आप समय से ज्वाइन करेंगे तो बेहतर रहेगा सर, राइट। आज मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूं, फर्स्ट डे की हमारी क्लास है, राइट। चलिए, तो ये कुछ मेरे बारे में चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, स्लाइड के ऊपर लिखी हुई हैं। लेट्स मूव अहेड। अब जब हम इस कोर्स में एंटर करते हैं सर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। मुझे नहीं पता आपसे इन मिथ्स के बारे में किसी ने कभी आज तक बातचीत की है या नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों के बारे में भी समझें और जानें। सबसे पहला जो दिमाग में बच्चों की चीज आती है वो आती है कि सर जो सीए फाउंडेशन है और क्लास 12th जिसके इस बार हमने एग्जाम्स भी नहीं दिए, वो दोनों सेम है सर, ठीक है। ये अब आप कहोगे सर आपने इसको लिख रखा है, ये मिथ है, तो ये किस तरीके का मिथ है, मैं आपसे इस बारे में और खुल करके बातचीत करूंगा। इकोनॉमिक्स बिल्कुल 11th-12th जैसी है, ऐसी बातें भी जो है मार्केट में और कई जगह पे प्रचारित की गई हैं। सीए फाउंडेशन इज वेरी इजी, और कुछ लोग कहते हैं सीए फाउंडेशन इज वेरी टफ। जिनका नहीं होता ऑब्वियसली वही लोग ऐसी बातें करते हैं, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि पहले पूरा कोर्स होगा फिर हम रिवाइज करेंगे। इस तरीके की मिथ्या बातें भी यहां पे होती हैं, राइट, कि भैया पहले तो हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद जाकर के हम जो है कुछ रिवीजन करना शुरू करेंगे। एक दिन हमारा डिसाइड होगा कि आज हमारा कोर्स खत्म, एक कट ऑफ डेट, उसके बाद हमारा रिवीजन शुरू, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो बच्चे करते हैं उनसे भी मेरी बातचीत रहेगी। सर के नोट्स बेस्ट हैं। अब ये सर कोई भी सर हो सकते हैं, ठीक है। आज मेरे से पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे सर आपके नोट्स बेस्ट हैं सर। आप अपने दोस्त को बोलेंगे हम जिससे पढ़ते हैं उसके नोट्स बेस्ट है। आपका दोस्त जिससे पढ़ता है वो बोलेगा मेरे सर वाले नोट्स जो है वो बेस्ट है, वो ले ले तू। उसके अलावा वो बेस्ट है ना, वैसी कोई बुक है ना वैसा मटेरियल में है, वो बेस्ट नोट्स हैं, ठीक है। इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अरे सर बुक से कौन पढ़ता है आजकल, आपको पता ही है। हमारे पास तो आजकल हम नोट से पढ़ते हैं सर। अगर आपने नोट्स नहीं दिए तो हमारा कोचिंग करने का फायदा क्या हुआ सर। हमारे को फर्रे चाहिए सर, नोट्स चाहिए हमारे को, वन डे रिवीजन नोट्स चाहिए, हमें चार्ट्स चाहिए, हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए, हमें डायग्राम चाहिए। इस तरीके की बच्चों की डिमांड रहती है। फिर उसके बाद बच्चों के दिमाग में एक और फितूर रहता है। क्या फितूर रहता है? सारे बेस्ट नोट्स कलेक्ट कर लो यूट्यूब से, इंटरनेट से, जहां मिलते हैं, फोटोकॉपी वाले की दुकान से। चार्ट्स ले लो, शॉर्ट डायग्राम्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सब ले लो, कलेक्ट करो सारी चीजें, पढ़ो कुछ भी मत, राइट। सर एक बात बताओ, आप हमारे को यहां पे पढ़ाने आए हो, आपको पता है आपकी ये सारी क्लासेस, एक एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का, सीए फाउंडेशन का, सर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, फ्री लोगों ने डाल रखा है, फ्री सर, फ्री 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 फ्री। सर हम कोचिंग क्यों करें सर? वी आर स्मार्ट किड्स। सर हमने पूरी 12th ऐसे निकाल दी, आपको क्या पता? और वैसे भी कोरोना चल रहा है, पता नहीं एग्जाम होंगे नहीं होंगे, राइट। आइए इस बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक एक वाइज पॉइंट वाइज वापस से चलता हूं। सीए फाउंडेशन एंड 12th आर सेम। जितना जल्दी आप इस चीज को दिमाग से निकाल करके बाहर फेंकोगे उतना जल्दी आप प्रिपरेशन के मोड में आओगे, उतना जल्दी आप सक्सेस के नजदीक आओगे इस एग्जाम को लेकर के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर? 12th के अंदर जो हमारी अप्रोच रहती थी पढ़ने की, वो हमारी रहती थी सिलेबस बेस्ड। क्या सर अब सिलेबस नहीं है? अब भी है। वो हमारी हार्डकोर हम सिलेबस को फॉलो करते थे, और सिलेबस में भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पास्ट ईयर एग्जाम्स के, उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को पूरा बना करके चलते थे। तो सर क्या अब हम सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल मैंने कहा ही नहीं। अभी भी हम सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे, लेकिन अब हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा सर, वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक्स जो है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा सर, ये तो बिल्कुल 11th-12th जैसा है सर, बिल्कुल 11th-12th जैसी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। नो डाउट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू रीड,
they relate to your class 11th and 12th syllabus, but try to understand one thing very properly and very carefully, that the approach is very different, as I have already stated in point number 1. Come down to point number 3. CA foundation is very easy. Yes, of course, if you prepare with the best strategy, if you prepare with the right strategy, okay, you do the hard work that is necessary for clearing this exam and building up of the concepts that are involved in clearing of this exam, then it is really very easy. Otherwise, it gets you guys down to the 4th point, that is, it is very tough. Those who fail, they know why it is tough, okay, because they have not studied the way they were asked by their teachers, by their mentors to study. अगर आप फॉलो करेंगे सर, ठीक है, और मेरे सब्जेक्ट में तो मैं आपको खासा ये अश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आपने जिस तरीके से हमने आपको लेकर के चले और जिस तरीके से आपसे हमने बातचीत करी, राइट, और उसको आपने रेगुलरली फॉलो किया, उतना ही रेगुलरली फॉलो किया, घर जाकर के उतनी पढ़ाई कर ली, देन ये जो टफ वाला पॉइंट है, ये आप बिल्कुल इसको आप काट सकते हैं। पहले पूरा कोर्स होगा, फिर हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। सर इस बात को दिमाग से निकाल करके अभी कचरे के डब्बे में ले जाकर के फेंक दो, क्योंकि ऐसा कभी कोई दिन नहीं आने वाला, और आने वाले दिनों में ऐसे दिन और आपसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि आप सीए कोर्स में आ गए हो। यहां पे जो सिलेबस होता है सर, वो बहुत लेंदी होता है, आपको ये चीज माननी पड़ेगी। इस चीज से आप जितना जल्दी अपने दिमाग को समझाएंगे कि हाँ भैया ऐसा नहीं होने वाला कि एक दिन हमारा सारा सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। सर फिर हमें क्या करना है? जितना रोज करा दिया जा रहा है, उतना रोज आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप उतना रोज पढ़ाई नहीं करते, देन यू आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल, ठीक है। और आने वाले दिनों में जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा हिट करेगी, सबसे ज्यादा परेशानी देगी। लास्ट में बच्चे क्या करते हैं? सर क्लास करें, रिवीजन करें, टेस्ट की प्रिपरेशन करें। अरे भैया, जब तुम्हारे को टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया था, जब बताया गया था कि आज जो पढ़ाया उतना पढ़ लेना, तो टेस्ट की प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ती है क्या? नहीं। साथ के साथ जितना जो रोज पढ़ा दिया गया, मान लीजिए आपकी 5 घंटे की 5 आवर्स की आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं सर, देन यू मेक इट अ पॉइंट दैट इन 5 घंटे की पढ़ाई को आप घर जाकर के उन्हीं 5 घंटों में पढ़ें, तब जाकर के आप जो है एट पार आ पाएंगे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके। सर के नोट्स बेस्ट हैं। देखिए सर, मैं आपको वैसे तो स्टडी मटेरियल बताऊंगा जो हम लोग फॉलो करेंगे, कुछ नोट्स भी दूंगा, लेकिन ये नोट्स बेस्ट हैं, वो नोट्स बेस्ट हैं। इस भागदौड़ में अगर आप पढ़ गए तो आप सबसे बड़ी दिक्कत अपने लिए खड़ी कर देंगे, क्योंकि आपको एक चीज पे फोकस करना है। 5 सोर्सेज हैं, किसी भी चीज को पढ़ने के 5 सोर्सेज हैं, और उनमें से एक बढ़िया सोर्स जो आपको आपका टीचर बता रहा है वो है। अब आप इन 5 सोर्सेज को एक बार पढ़ें, 1 टाइम ईच, ठीक है। इन 5 सोर्सेज को आप एक बार पढ़ें, 1 टाइम ईच, और एक सोर्स को 5 बार पढ़ें। बेहतरी किसमें है? आप अपने आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है। मेरे हिसाब से वो बच्चा जो एक सोर्स को स्टिक करके उसे 5 दफा पढ़ता है सर, उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती सर। तो आपको यह बात समझनी है कि सोर्स एक पे स्टिक हमें करना है, यहां वहां से चार्ट कलेक्ट करना, नोट्स कलेक्ट करना, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उस यूट्यूब वाले टीचर को फॉलो कर दिया, ठीक है, वहां से नोट्स उठा लिए, यहां से शॉर्ट नोट्स निकाल लिए, कुछ नहीं। जितना बताया जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है सामान, उसे 5 दफा पढ़ने की कोशिश करिए, दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट, ठीक है। बुक से कौन पढ़ता है सर? इस मिथ को आप जितना जल्दी सीए कोर्स में निकालेंगे, उतने बेनिफिट में रहेंगे सर, क्योंकि आपको आने वाले समय में बुक से पढ़ना पड़ेगा, और बुक से ही नहीं, आपको मोटी बुक से पढ़ना पड़ेगा। मोटी किताब जो पढ़ेगा वही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर ये बहुत जरूरी है, इस इनिशियल स्टेज पे एक रीडिंग हैबिट भी आप लोग डेवलप करें, आप पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपकी एक हैबिट डेवलप नहीं होगी, और जब तक आपकी हैबिट डेवलप नहीं होगी, आने वाले लेवल्स में फाउंडेशन तो निकल जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट में, सीए फाइनल में आपको दिक्कत होने वाली है।
ठीक है, जब आपके सामने सिलेबस के पुलिंदे होंगे, जब बुक्स मोटी मोटी होंगी तो आपको डर लगेगा सर। तो ये हैबिट आज से उस डर को निकालने के लिए हमें बुक से पढ़ने की एक हैबिट जो है, फर्रों को छोड़ करके, क्योंकि फर्रों में आप देखिए किसी व्यक्ति ने 100 वर्ड्स के नोट्स बनाए, 100 वर्ड्स के, और इफेक्टिव नोट्स अगर वो हैं, ठीक है, वैसे तो आजकल इफेक्टिव नोट्स इंटरनेट पे तो मिलते ही नहीं है। 100 वर्ड्स के जो नोट्स हैं वो आपको 80 वर्ड्स के अगर कोई दे रहा है, दे आर नॉट इफेक्टिव नोट्स सर। इफेक्टिव नोट्स वो होते हैं जो 100 वर्ड्स के, या वर्ड्स की जगह अगर मैं पेजेस कर दूं, 100 पेजेस के कंटेंट के नोट्स जब तक 30 पेजेस के नहीं होंगे वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। अगर 100 पेजेस के नोट्स 80 पेजेस में कोई आपको बना करके दे रहा है, देन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज इक्वली आप इससे बढ़िया है कि आप वो 100 पेज ही पढ़ लें, 20 पेज के लालच, 20 पेज कम पढ़ने के लालच में ना रहें, राइट। इफेक्टिव नोट्स वही होते हैं जो 30 पेजेस में हो, और ये केवल लास्ट डे काम आते हैं आपके। उससे पहले आपको डेप्थ में स्टडी करनी है, कंप्लीट स्टडी करनी है, होलिस्टिक स्टडी करनी है। सर यूट्यूब पे सब फ्री मिलता है, कोचिंग क्यों करनी? ये आपको स्लोली और ग्रेजुअली, जैसे आप मेरे साथ, एटलीस्ट मैं अपने सब्जेक्ट के लिए कह सकता हूं, बाकी सब्जेक्ट्स का आई डोंट नो, राइट। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए कह सकता हूं कि आप जाकर के यूट्यूब आराम से आप चेक करिएगा, और जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं उसको आप तरीके से देखिएगा, आपको समझ में जो डिफरेंस है वो अपने आप आ जाएगा। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। नाउ जो बात थी चेंजिंग योर एटीट्यूड के बारे में, लर्निंग एटीट्यूड अब आपका जो है इट मस्ट चेंज, बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। अब केवल टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है सर, अब आपके उसके कंसेप्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहां पे देखिए वो सोर्स वाली बात वापस से रिपीट मैंने की है। रीड वन सोर्स 5 टाइम्स, नॉट 5 सोर्सेज 1 टाइम। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने लिख लीजिए। ये केवल इकोनॉमिक्स के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि यही आपको, दिस इज दी गाइडिंग पाथ। ये गाइडिंग पाथ है सर, जो हमें बताता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वो क्या एक्सपेक्ट करता है जब वो CA फाउंडेशन का एग्जाम लेता है, तो वो क्या चीज एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से। एंड माइंड इट दैट देयर आर नो ट्रेंड्स इन CA एग्जाम्स, सो डोंट ट्राई टू कैच द ट्रेंड। बच्चे ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अरे इस बार इस चैप्टर में से इतने % मार्क्स का पूछा गया, अगली बार इसको पढ़ लेता हूं, मैं पास हो जाऊंगा। बेटा ये ट्रेंड ICAI कभी भी बदल सकता है, ठीक है। इट इज हाईली डायनेमिक, ओके। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इसलिए ट्रेंड के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा आपको, और आपको कंसेप्ट्स पे फोकस करके कंप्लीट सिलेबस की कवरेज आपको करनी है। इस बात को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, और लास्ट में बर्डन ना बने। मैंने आपको बता दिया, रिवाइज एज यू आर टॉट। जिस दिन पढ़ाया उसी दिन से रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका रिवीजन बाद में स्टार्ट हो रहा है। अब ये चीजें लिख लीजिएगा सर, आप ये जो स्लाइड है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम यूज क्या क्या करने वाले हैं, हमारा जो बेस मटेरियल रहेगा वो रहेगा ICAI मॉड्यूल। इसके अलावा आपको कोई रेफरेंस मटेरियल फॉलो करने की, मेरे नोट्स के कुछ जो मैं क्लास नोट्स दूंगा उनके अलावा आपको कोई और किताब, कोई और मटेरियल फॉलो करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज जो आपको बाजार से खरीद करके लेकर के आनी है, मेरे पेपर के लिए तो एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाजार से पेपर नंबर 4 का स्कैनर जरूर खरीद करके ले आएं। स्कैनर एक किताब होती है जिसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं अभी तक के सारे। तो ये बाजार से आपको मस्ट बाय है सर, ये आपको जरूर लेकर के आना है। इसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये आपको जरूर, हर स्टूडेंट के पास जो मुझसे पढ़ता है उसके पास स्कैनर जरूर होना चाहिए सर, ठीक है। ICAI मॉड्यूल हमारा बेस मटेरियल रहेगा, स्कैनर हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। कुछ क्लास नोट्स मैं आपको दूंगा, आप उन्हें लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ PDF फाइल्स भी दूंगा, उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख सकते हैं। और ICAI के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो जब टाइमली होते रहेंगे हम आपको उनके बारे में बताएंगे, और उनको आपको प्रैक्टिस करना
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो ये कुछ 4 हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनको यूज करके हम अपनी प्रिपरेशन को करेंगे सीए फाउंडेशन के लिए पेपर 4 की। चलिए अब सिलेबस की बातें करते हैं। मैंने आपको बताया था 2 चीजें हमें पढ़नी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ठीक है, तो 2 चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ठीक है, अब 2 घंटे का पेपर आपका होता है, 100 मार्क्स का है। बाकी जो 2 पेपर हैं आपके इनिशियल वो 3 घंटे के होते हैं, ये वाला पेपर हमारा 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का पेपर है। अब इसमें जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है सर, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, दिस कवर्स 60 मार्क्स, दिस कवर्स 60 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस। एंड जो आपका बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज वाला पेपर है, इट कवर्स 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, ये आपको आज मैं स्टार्टर इसलिए दे रहा हूं सो दैट यू गाइज गेट अ हिंट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, और आपके मन में जो डर है सब्जेक्ट को लेकर के वो भी निकल जाए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, लेकिन उसमें यहां पे हम कुछ प्लस करेंगे, प्लस। ठीक है, पढ़ने के तरीके में चेंज होगा, कंटेंट में भी थोड़ा सा चेंज होगा, राइट, उन चीजों को हम समझेंगे। अब देखिए, ये जो सिलेबस है ये हमारे को इंस्टीट्यूट बना करके देता है, और यहां पे देखिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा है। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अप्लाई। सर, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। They also want that not only you learn the concepts, you know how to apply the concepts and theories in simple problem solving, sir and ma'am, right? So this is important. ये इंस्टीट्यूट की चाहत है कि जब आप ये पेपर पढ़ें तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो आप क्लास 11 12 में पढ़ के आते हैं, सबसे पहला चेंज तो ये, वो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, और यहां पे हम पढ़ेंगे सर बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर क्या इनमें चेंज होता है? हाँ, इनमें बहुत चेंज होता है, और यही चेंज हम पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर समझेंगे, मीनिंग एंड स्कोप। स्कोप क्या क्या इसके दायरे में आता है, right? Next, basic problems of an economy and role of price mechanism, role of demand and supply. Okay, ये हम यहां पे देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आप लोग ऑलरेडी इनसे रूबरू हैं, आप पढ़ करके आए हैं, इसको और थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। देन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ओके, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस इलास्टिसिटी में हम केवल जो 11 12 में पढ़ते हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में डीप में पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हम इनकम इलास्टिसिटी और इक्वली इंपॉर्टेंट क्रॉस इलास्टिसिटी को भी हम देखेंगे। तीनों को हम यहां पे डीप में देखेंगे। देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शलियन अप्रोच, आईसी अप्रोच, हिक्स एंड एलन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, वो हम यहां पे समझेंगे। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे। देन मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की हम बात करेंगे सर, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये डिमांड और सप्लाई के रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। देन एक पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक आपके लिए नया है, डिमांड फोरकास्टिंग। वैसे 11 12 में भी थोड़ा बहुत होता है, कई जगह पे इतना डीप में नहीं पढ़ते, यहां पे उससे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछते हैं कुछ टेक्निक्स वगैरह के ऊपर, तो वो हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसके बारे में, मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहां पे जो डिफरेंस है जो आपकी 11 12 से है वो ये है कि 11 12 के अंदर हमारा जो पूरा फोकस होता है वो होता है शॉर्ट रन कंसेप्ट के ऊपर, और यहां पे हम इक्वली, शॉर्ट रन तो इंपॉर्टेंट है ही, शॉर्ट रन के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है लॉन्ग रन कंसेप्ट। इसकी बात भी हम यहां पे करेंगे।
ठीक है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंसेप्ट्स, उससे जुड़ी हुई कॉस्ट, उससे जुड़ी हुई और बातें हम यहां पे सीखेंगे। एवरेज, मार्जिनल, जितनी भी टाइप्स की कॉस्ट होती हैं वो हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट, ओके, और इस तरीके से जो भी सारी चीजें हैं कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हम इस चैप्टर में देखने की यहां पे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, लेंदी एरिया है, इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। और इसमें जो डायग्राम्स हैं उनको आपने इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा है 11th 12th में, वो हम यहां पे बहुत कंसेप्चुअली एक एक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, उसका मीनिंग, एक एक कर्व वैसी क्यों है, राइट, उनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, यहां पे थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, यहां पे डायग्राम्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन इन दीज मार्केट्स, एंड देन द लास्ट टॉपिक बिजनेस साइकिल, ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मीनिंग, फेजेस, फीचर्स, कॉजेस बिहाइंड द साइकिल्स, कि कभी कभी इकोनॉमी में बूम आता है, कभी डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, व्हाटएवर, उसकी बातें हम यहां पे करेंगे। नेक्स्ट जो है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जो 40 मार्क्स का आपका सिलेबस है। 60 मार्क्स आपने अभी तक थोड़े बहुत देखे हुए थे, 40 मार्क्स में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने देखी हुई हैं, कुछ चीजें नई हम यहां पे करेंगे, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन बिजनेस। वेरी गुड सर, कॉमन बिजनेस मतलब बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है कॉमन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। और जब मैं कहता हूं कॉमन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो यानी आपके कॉमर्स की जितनी भी नॉलेज है वो इस पेपर में यहां पे अभी तक जो पढ़ के आए हैं और उसमें कुछ एडिशन, वो यहां पे काम आने वाली है। तो इस पेपर को पढ़ते समय आपको अपने कान, नाक, आंख, मुंह सब कुछ खुले रखने हैं। एंड कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीजें यहां पे आएंगी, बेसिक बेसिक, ठीक है। विद द डेवलपमेंट, कीप अब्रेस्ट विद द डेवलपमेंट्स इन द बिजनेस एंड कॉमर्शियल वर्ल्ड, राइट, जो भी हमारे बिजनेस वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं उनसे इंस्टीट्यूट वांट्स दैट द स्टूडेंट शुड बी, you know, he should understand those changes, he should be aware of those changes, sir and ma'am, right? तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से हैं चैप्टर्स देखिए। बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सर ये तो हमारा देखा देखा लग रहा है, ये सर हमारे बिजनेस स्टडीज में ऐसी कुछ बातें थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिजनेस स्टडीज से जुड़ी हुई कुछ बातें यहां पे ऐसी आपको लगेंगी, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, क्या वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या वो बिजनेस पार्टनरशिप है, क्या वो बिजनेस एलएलपी है, क्या वो बिजनेस कंपनी है, राइट। तो यहां पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, इसमें जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी आप कहां पढ़ रहे हो सर, कंपनी आप लॉ में पढ़ रहे हो, इंटर रिलेटेड हुआ ना, इंटर रिलेटेड हुआ। देन एलएलपी आप कहां पढ़ते हो, एलएलपी आप लॉ में पढ़ते हो सर। पार्टनरशिप आप कहां पढ़ते हो, पार्टनरशिप आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, पार्टनरशिप आप लॉ में भी पढ़ते हो, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। तो ये इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि यहां पे बोल दिया कॉमन बिजनेस, यानी जितना भी बिजनेस है, और यहां बोल दिया कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट्स, जितनी पढ़ाई आपने कॉमर्स की है उनसे जुड़ी हुई सारी बातें यहां पे हमारे को देखने को मिल सकती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, राइट, ये पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, ये सारी चीजें हम यहां पे देखेंगे, राइट। कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑल दीज थिंग्स, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आर देयर। देन दिस चैप्टर चैप्टर नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है सर, ये पूरा का पूरा एक तरीके से फैक्ट बेस्ड चैप्टर है सर, फैक्ट बेस्ड, ठीक है। अब कल से आप लोग जब क्लास में बैठेंगे सर, ठीक है, तो आप अपनी किताब लेकर के साथ में बैठेंगे ताकि आप चीजें लिख सकें, स्क्रिबल कर सकें। और आज भी मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इनको आप कहीं ना कहीं लिख रहे होंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं वो अपने हिसाब से, राइट। देन ये पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड और ट्रिविया बेस्ड चैप्टर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ कंपनीज के बारे में डेटा दिया हुआ है, इंडियन कंपनीज हैं, कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं। इंडियन कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई डिटेल्स, कब इनकॉर्पोरेट हुई, उसके अंदर क्या क्या उन्होंने काम किया, किस एरिया में वो डील करते हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं,
उनके बारे में डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन भी यहां से बिल्कुल फैक्ट वाला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर सेल्फ रीडिंग के लिए बना है कि आपको कंपनीज की, इंडिया के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं और ग्लोबली भी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके बारे में कुछ आपको नॉलेज हो सके। तो दिस इज अ टोटल फैक्ट बेस्ड चैप्टर। इसके अंदर समझने जैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, पर आपको कंपनियों के बारे में जानने को बहुत कुछ यहां से मिलेगा। देन चैप्टर नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे कुछ नए अमेंडमेंट्स यहां पे आईसीआई ने इस चैप्टर के अंदर करे, कुछ एडिशंस हुए हैं इस चैप्टर में, जिसकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाली गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये चाहते हैं इंस्टीट्यूट कि आप इस चैप्टर को समझें कि गवर्नमेंट, सरकार की क्या नीतियां होती हैं बिजनेस को, ग्रोथ को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देन द 5th चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। यहां पे हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई, सेबी, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन, देन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, देन इंडियन डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड के बारे में हम यहां पे देखेंगे। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है। देन 6th चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। इसमें बहुत सारी टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी सर, बहुत सारी टर्म्स, ठीक है, एंड दे आर रिलेटेड टू फाइनेंस एंड स्टॉक, कमोडिटी मार्केट, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एंड अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी यहां पे हम देखेंगे। क्लियर है बेटा? देन यहां पे इंस्टीट्यूट ने जब ये सिलेबस लिखा, उस सिलेबस के एंड में एक नोट लिखा सर। इस नोट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। Students are expected to read at least one financial newspaper. They want you guys to read a financial newspaper and one business magazine on a regular basis. They may also watch a business channel to remain updated about the developments related to commercial world. सर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये हम पे इतना अत्याचार क्यों करते हैं? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमारे को कि एक आप वो पढ़ो, एक कॉमर्शियल मैगजीन पढ़ो? बेटा ये आपसे ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप यहां पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में इन्होंने कहा है दैट द स्टूडेंट शुड कीप अब्रेस्ट विद द डेवलपमेंट्स इन द बिजनेस एंड कॉमर्शियल वर्ल्ड। तो सर क्या हमारे को एक न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल? क्या हमारे को एक चैनल भी देखना पड़ेगा बीबीसी जैसा? ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, सीएनएन न्यूज, सीएनएन बिजनेस जैसा, क्या हमारे को ऐसा कोई चैप्टर न्यूज चैनल देखना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे? फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ना पड़ेगा, राइट? बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं। क्योंकि जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स मैंने आपको अभी बताए, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, मैं खुद आपको जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो लगता है मुझे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको वो बताता चलूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मली भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आप किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक अपडेट को एकदम फ्रेश रख सकते हो। नॉर्मल न्यूज़पेपर, आपको कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बिजनेस सीएनएन करके चैनल देखने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने थोड़े आसपास की चीजों से अवेयर रहते हो तो आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जो आपने बीसीके में पढ़ा है, उसको आप किस तरीके से यूज करते हो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए और उस नॉलेज को आप एक्यूमुलेट करते हो, वो चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, राइट? हाउ मच टाइम वी हैव टू डिवोट फॉर ईच टॉपिक, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि आपको जो है टाइम एलोकेशन करना होता है सब्जेक्ट के अंदर। हमने अभी देखा बहुत लेंदी हमारा सब्जेक्ट है, दो किताबें हैं, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन अगेन सेकंड बीसीके 40 मार्क्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे जितना टाइम हमें उस चैप्टर को देना है ये डिपेंड करेगा उसको कितने मार्क्स अलॉटेड है। सर ये मार्क्स अलॉटेड किसने किए हैं? ये मार्क्स अलॉटेड हमारे को करके दिए हैं आईसीएआई ने, और जो आईसीआई बोलता है हम उसके हिसाब से चलते हैं। सेक्शन वाइज वेटेज दिया है, स्किल वाइज वेटेज हमारे को आईसीआई ने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अगर आपको मेरे सब्जेक्ट में इस सेक्शन वाइज और स्किल वाइज वेटेज की इंपॉर्टेंस लगती है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के दूसरे सब्जेक्ट में भी इसकी इंपॉर्टेंस को यूज करें और देखें दूसरे सब्जेक्ट के लिए। यहां पे मैं केवल अपने सब्जेक्ट के लिए से आपको बता रहा हूं, ये आप लिख लीजिए अपनी किताब के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका वेटेज है 15 से 20%, यानी 60 मार्क्स का अगर आपका पेपर है, ठीक है, तो 20% अगर मैं मानूं तो यानी 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर में से, राइट? ये टॉपिक्स आपके यहां पे हैं। देन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसका 40% वेटेज है सर,
40%, यानी लगभग 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको यहां से, ठीक है। प्रोडक्शन भी आ गया, जिसमें कॉस्ट भी आ गया, डिमांड सप्लाई भी आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से 35 to 40%, इनको आपको दिमाग में रखना है, इनको लिख लीजिए, ठीक है। कोई सोचे सर मैं स्लाइड में से देख लूंगा, नहीं, जहां किताब है किताब में इसको नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल अभी के अभी। नेक्स्ट है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, ये भी 25 से 30%, मैंने आपको बताया था बहुत लेंदी एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहां से आप मान के चलिए 15 से 18 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, ठीक है। चलिए देन 15 से 20% यहां पे आपके जो है बिजनेस साइकिल का हम देख रहे हैं, तो 5 से 7 क्वेश्चन में मान के चलता हूं, इसके पूछता है इंस्टीट्यूट, हर पेपर में आपको दिखने को मिल जाते हैं 5-10 क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से ये 60 मार्क्स आपके यहां पे कवर होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बीसी के, इसमें जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो 15 से 18% वेटेज के हैं, ठीक है, यानी 5 से 8 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के यहां पे देखने को मिल सकते हैं। सबका वेटेज जो है 15 से 18, 15 से 18, 15 से 18 है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब स्किल वाइज, अभी हमने सेक्शन वाइज वेटेज देखा, अब स्किल वाइज। स्किल क्या होती है? स्किल होती है कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, यानी आपने जो रीड किया उसको आप समझ पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस लॉज के लिए, सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप 50% तक चीजों को समझें, याद करें, डेफिनेशंस को समझें, याद करें, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और 50 से 60% ये चाहते हैं इंस्टीट्यूट कि आपको उनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। सर एप्लीकेशन, जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं, क्या आप उनसे प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप उनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना सकते हैं? क्या आप उनसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उन कंसेप्ट्स को जो आपने पढ़े हैं लेवल 1 में, यानी जो आपने थ्योरी पढ़ी, कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं? ये 60% तक आपसे इंस्टीट्यूट चाहता है। और बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज में 100% पूरा का पूरा थ्योरी है, तो यहां पे ये लोग कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज पे ही फोकस करते हैं, डेफिनेशन, ट्रिविया, ठीक है, थ्योरी, फैक्ट्स, उन सब चीजों पे इनका फोकस रहता है। तो ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द अप्रोच पता लगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देन हाउ वी विल एस पेपर 4, हम पेपर 4 को किस तरीके से कॉन्कर करेंगे, किस तरीके से हमारा जो पढ़ाई रहेगी वो किस तरीके से रहेगा। देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर फ्लो दैट विल हैव टू फॉलो, राइट। हम लोग चैप्टर्स को 1 2 3 4 नहीं पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक फ्लो है, उसमें मैं आपको चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, और वो फ्लो फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, एंड बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि चैप्टर किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। तो वो मेरे को यहां पे आपको बताना बहुत जरूरी है कि इंटर रिलेटेड कैसे हैं, और किस तरीके से जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिकली कितना उसमें कवर हो जाता है, राइट। ये चीजें बच्चों को नहीं पता, तो इसलिए एक स्पेसिफिक फ्लो है जो मैं आपको जब लेकर के चलूंगा उस जर्नी के थ्रू, तो आपको पता चलता जाएगा धीरे धीरे। आईसीआई स्टडी मटेरियल को हम फॉलो करेंगे। चैप्टर खत्म होते ही, ठीक है, चैप्टर खत्म होते ही हमारा एक टेस्ट होगा जो कि आपका सेक्शनल टेस्ट होगा उस चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बीच में भी हम रिवीजन करेंगे टाइमली, जो है मतलब कुछ पोर्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम एक रिवीजन का एक स्लॉट मारेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो एटीट्यूड रहेगा लर्निंग का वो इस तरीके से रहेगा पेपर 4 के लिए। इस पूरी बातचीत में मुझे आपसे ये सारी बातें डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है चीजों को सही तरीके से समझना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना, काम करना। अब जो है यहां तक की बातचीत हम आज यहां पे ओवर करते हैं, और अब आप जो है कोई भी जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, राइट। जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस बातचीत के लिए इतना ही, थैंक यू।